अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। आम जिंदगी में ना लोगों से, चूंकि हमारा है सर्विस सेक्टर, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन, हमने कौन सी मशीनें चलानी है, तो आम जिंदगी में क्या होता है कि हमसे कुछ सख्त बात हो जाती है, किसी का दिल दुखाने वाली बात, कोई अपने कुलीग की, जूनियर की, फैमिली में किसी की, बाद में अंदाजा भी होता है और दिल में आता भी है कि अच्छा फिर मैं ना माजरत कर लेता हूँ अपने भाई से। लेकिन एक चीज आड़े आ जाती है। क्या आड़े आ जाता है? ईगो आगे आ जाती है। एक तो ईगो आगे आती है, दूसरा ये दिल में आता है कि नहीं, गलती तो उसकी भी है, पहले उसने गलत किया था, वो मुझे ऐसे ना बोलता तो मैं ऐसे ना करता। ईगो भी आ जाती है और अपनी गलती मानने का दिल भी नहीं करता और बस चाहते हैं कि किसी तरह सिचुएशन अवॉइड हो जाए। अगर अल्लाह ने माफ कर दिया तो अल्लाह की मर्जी है, बेनियाज ज़ात है। लेकिन अगर ये किताब में लिखा रह गया ना, बुखारी 65 पता नंबर नहीं पढ़ा जा रहा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि इसे दुनिया में माफ करवा ले, क्योंकि वहां मतलब क़यामत वाले दिन दिरहम और दिनार नहीं होंगे। अच्छा, अब ये मोड ऑफ सेटलमेंट डिस्कस हुआ है, सेटल तो होना है। अब ये सेटलमेंट आगे बता रहे हैं, फरमा रहे हैं, पहले उसके भाई के लिए इसकी नेकियों में से हक दिलाया जाएगा और अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो उसके भाई की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। अगर मामला सेटल नहीं ना किए, चाहे किसी के पैसे मारे हुए हैं, यानी चाहे किसी के फाइनेंशियल हक मारा हुआ है, चाहे तजलील की भी है, फाइनेंशियल हक मारा हुआ है तो वापस भी करना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी, तजलील की भी है तो माफी मांगनी पड़ेगी। अगर ये दुनिया में सेटल हो गया तो खत्म है। लेकिन अगर दुनिया में सेटल नहीं हुआ ना, तो फिर आखिरत में सेटलमेंट है और आखिरत में सेटलमेंट के लिए करेंसी जो होगी उस वक्त वो नेकियां होंगी। तो अगर सेटल करने में हमारी नेकियां निकलनी शुरू हो गई, इसी के रेफरेंस में एक और हदीस बताता हूं, उसका मफहूम है, एग्जैक्ट अल्फाज तो नहीं याद है, कि मुफलिस कौन है। साहबा ने अर्ज की कि अल्लाह के नबी, आप, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन आएगा ना तो उसके पास नेकियों के पहाड़ होंगे, बहुत नेकियां होंगी, लेकिन उसने हक मारे होंगे, जुल्म जाती की होगी। तो क़यामत के दिन क्या होगा कि उसके क्रेडिटर्स आ जाएंगे और पहली सेटलमेंट ये होगी कि नेकियां उनको क्रेडिटर्स को देनी शुरू कर देंगे और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी और डेट सेटल नहीं हुआ होगा तो जो क्रेडिटर्स हैं उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और वो जो नेकियों के पहाड़ लेके आया था वो गुनाहों के पहाड़ लेके दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तो ये मामला बड़ा सख्त है भाई, ये जरा सब मुझ समेत एनालिसिस कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं। कल मैंने ना आपको डिविडेंड मॉडल करवाया था और जो मैंने क्लास में सवाल खुद ही बना के कराए थे ना, खासतौर पे वो जो सवाल था जिसमें मैंने पिछले साल का डिविडेंड दिया था और उसको पावर 2 करके कंपाउंड किया था, तो ये पास पेपर का एक सवाल है, तो मैंने आपको तकरीबन वो सवाल ही करा दिया था, तो इसलिए मैं वो दोबारा उस सवाल की शक्ल की बजाय आगे चलते हैं। मैंने आपको कल डिविडेंड मॉडल कराया था, सही है। चलिए अब मैं आपको ना कराता हूं एसेट बेस्ड मेथड्स, और ये आसान सा है और इनफैक्ट ये इतना इफेक्टिव भी नहीं है, बस गुजारा मुजारा है। एक मैंने लिखा था कल डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, अब मैं कह रहा हूं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। यानी जिन उलमा का ये मेथड बनाया हुआ है उनको लगता है कि बिजनेस की वर्थ उसके एसेट्स पे डिपेंड करती है, कि उसके पास एसेट्स कितने हैं। बिजनेस वैल्यूएशन मैंने कल शुरू किया था, मैंने अपनी बुक में इसको चैप्टर 6 बनाया हुआ। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का मतलब है कि बिजनेस की वर्थ उसके एसेट्स की वर्थ पे डिपेंड करती है, और बिजनेस की वर्थ नहीं सही, ये मेथड्स हैं बेसिकली इक्विटी वैल्यूएशन के। जो कल किया था ना वो भी इक्विटी वैल्यूएशन, मैंने हेडिंग दे दी थी इक्विटी वैल्यूएशन, हाँ ठीक है दे दी थी, ये इक्विटी वैल्यूएशन चल रहा है।
एक सवाल से मैं आपको 3 मेथड सिखा, इसमें 4 मेथड हैं। एक सवाल से आपको 3 मेथड सिखाता हूं, फिर चौथा अलग से बताता हूं। तो एक सवाल लिखें, उससे मैं 3 मेथड बताने लगा आपको। लाइब्रेरीज कितनी होंगी? हरियाणा सी बोर्ड पे रखना भी, ये नोट कर लें लोग। सवाल नोटेड।
अच्छा, रिक्वायर्ड है वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन पार्ट ए बुक वैल्यूज, पार्ट बी रिलायजेबल वैल्यूज और पार्ट सी रिप्लेसमेंट कॉस्ट्स। इक्विटी होती है नेट एसेट्स। तो अगर हमने वैल्यू पर शेयर लेनी है बुक वैल्यूज की बेस पे, तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट के मुताबिक इक्विटी कितने रुपए की आ रही है? 150। तो बस 150 ही को पर शेयर कर दें। कितने शेयर दें? शेयर 6 मिलियन है ना, नंबर ऑफ शेयर 6 मिलियन है, तो कितनी आ गई? 25 रुपए। इसको ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर को ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं। तो ये आंसर शेयर की वैल्यू ही निकला है, लेकिन एसेट्स को यूज करते हुए, मतलब नेट एसेट्स को यूज करते हुए। तो अभी क्या किया हमने? बैलेंस शीट की फिगर यूज किया, तो ये बुक वैल्यू बेस्ड है। अगर हम बैलेंस शीट वैल्यूज की जगह रिलायजेबल वैल्यूज यूज कर लें, यानी एसेट्स की बुक वैल्यूज की जगह उनकी रिलायजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि अभी अगर बेचें तो कितने पैसे मिलेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है खरीदें तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। रिलायजेबल वैल्यू है बेचेंगे तो क्या मिलेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है अब खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। और रिपोर्टिंग की बात करूं तो एक टर्म होती है एंट्री वैल्यू और एग्जिट वैल्यू। ये एग्जिट वैल्यू होती है, एंट्री वैल्यू होती है। यानी हम किसी एसेट से जान छुड़ा रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, तो कितना रियलाइज होगा, ये रियलाइजेबल वैल्यू है। और जो एसेट्स हमारे पास अगर इसी तरह के एसेट्स या यही एसेट्स अब नए खरीदते तो कितने के मिलते, उनको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है जिसमें इक्विटी की वैल्यू उसके एसेट्स को यूज करके निकाली जा रही है। ये 150 निकला है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज किया है ना। कल क्या कर रहे थे? डिविडेंड की पीवी ले रहे थे, वहां पर एसेट्स लायबिलिटीज नहीं थे। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ये है, अभी शुरू किया मैंने। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ये है कि बिजनेस की इक्विटी की वर्थ उसके एसेट्स को यूज करके निकाली जाए, यानी नेट एसेट्स को। तो बुक वैल्यू मेथड ये है जिसमें बैलेंस शीट की वैल्यू ली जाएगी। रिलायजेबल वैल्यू मेथड ये है जिसमें बुक वैल्यूज की जगह ये वैल्यूज ली जाएंगी, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये है कि ये वैल्यूज ली जाएंगी। अब अगर हम ये वाली फिगर्स ले लें, इनका टोटल देखें क्या बना, 250। इसका 259। तो अगर हम लोग रियलाइजेबल वैल्यूज को ले लेंगे तो नेट एसेट्स होंगे 250 माइनस 80। लेनी तो इक्विटी ही है, क्योंकि हम इक्विटी की वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो एसेट्स का मतलब है हम नेट एसेट्स की बात कर रहे हैं। एसेट्स की कौन सी वैल्यू, या तो बुक वैल्यूज लेंगे, या रियलाइजेबल लेंगे, या रिप्लेसमेंट लेंगे। तो अगर रियलाइजेबल लेनी है तो ये डिवाइडेड बाय वही 6 मिलियन 28.3। और अगर इनकी जगह पर हम लोग रिप्लेसमेंट लेना चाहें तो 259। ये 80 क्यों माइनस कर रहा हूं, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? हम इक्विटी की वैल्यू निकाल रहे हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स 29.83। जी, जिस वक्त की वैल्यूएशन कर रहे हैं उस वक्त की वैल्यूज हैं। हाँ जी, ओके। अच्छा, एक मेथड और चौथा बता रहा हूं, वो अभी समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक मैंने मेथड पीई रेशो बताना है, पीई रेशो, उसके बाद दोबारा जिक्र कर दूंगा।
ये सवाल बस डन, इससे यही बताना था कि इक्विटी की वैल्यू एसेट बेस्ड भी हो सकती है। अब बिजनेस वैल्यूअर की मर्जी है कि वो बुक वैल्यूज लेना चाहे या रिलायबल वैल्यूज लेना चाहे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेना चाहे। ब्रेकअप वैल्यू एसेट बेस्ड वैल्यूएशन में एक और तरीका है, वो मैं आपको इसी सवाल का एक रिक्वायरमेंट और लिखें, रिक्वायरमेंट डी कर लें, चलें इसी सवाल की रिक्वायरमेंट डी कर लें, इसी डाटा को यूज कर लेता हूं। क्या मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट क्या बनाई है? वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन ना, हाँ वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट डी लिखें पी बी रेशो ऑफ पी बी पी स्लैश बी, पी बी रेशो ऑफ फाइव, 5, जैसे एक नंबर है 5। बल्कि 2 कर ले, ऐसी फिर वो इतना ज्यादा फर्क लगेगा तो आपको लगेगा पता नहीं कौन मेथड है। 2, 5 नहीं 2 कह लेते हैं। ये जो पार्ट ए का आंसर था 25 रुपए, ये शेयर की वैल्यू है बुक वैल्यूज के मुताबिक, यानी बैलेंस शीट के मुताबिक शेयर इतने रुपए का बनता है, इसको शेयर की बुक वैल्यू कहेंगे, बुक वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बताऊंगा जब पीई रेशो पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी चले एक दफा बताता हूं। ये ना एक बहुत ही ऊंचा एक्सपर्ट, जिसकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे आप किसी बहुत एक्सपर्ट एनालिस्ट से पूछे जी मैं फलानी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो आपका क्या ख्याल है मुझे कितनी सैलरी मांगनी चाहिए, तो आपको जी जितनी तुम्हारी अभी है ना उसकी 1.5 टाइम्स मांग लेना। अब ये 1.5 उस एक्सपर्ट की जजमेंट है, और आप इसको कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो अभी है मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्योंकि उसने कहा जो अभी है उसका 1.5 टाइम्स, तो ये जो 1.5 टाइम्स है ये उस एक्सपर्ट के एनालिसिस के मुताबिक एक फिगर है। तो जो वैल्यूएशन के एक्सपर्ट होंगे मार्केट को सामने रखते हुए, ये उनका निकाला हुआ फिगर होगा इस बिजनेस की नब्ज चेक करके, इस बिजनेस की औकात देख के। वो एक्सपर्ट कहेंगे कि ये जो बिजनेस है ना आपका एबी लिमिटेड, आप ये समझ लें कि इसकी जो वर्थ होनी चाहिए ना वो इसकी बुक वैल्यू से डबल होनी चाहिए। तो ये जो 2 है ये पीबी रेशो है, प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू अगर 1 है तो प्राइस 2 है। ये पीबी जो लिखा ना ये वो ये चीज है, प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। इसका मतलब है कि एक्सपर्ट कह रहा है कि इस शेयर की प्राइस वर्थ इसकी बुक वैल्यू का 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो ये एक डिजिट है जो एक्सपर्ट ने निकाल के दे दिया। इस पे हम लोग दोबारा करेंगे बात पीई रेशो पढ़ाते हुए, तब बताऊंगा कि एक्सपर्ट की फिगर को एज इट इज यूज कर लेना है या उसको कुछ एडजस्ट भी किया जा सकता है। ये पीई रेशो पढ़ते हुए हम इसको निस्बतन तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ न्यूमेरिकली अगर समझ आता है तो बहुत है। ये एक्सपर्ट की निकाली हुई एक डिजिट है जो हमें यह बता रहा है कि तुम्हारी कंपनी का शेयर बुक वैल्यू के इतने टाइम्स वर्थ करता है। तो अगर उस एक्सपर्ट ने कहा है कि पीबी रेशो 2 है तो इसका मतलब 25 रुपए का दुगना। तो पीबी रेशो मेथड में वैल्यू पर शेयर हो गई जो उसकी बुक वैल्यू है इनटू जो एक्सपर्ट की बताई हुई पीबी रेशो है। तो इन चारों मेथड्स की समरी क्या हुई कि अगर एसेट बेस्ड वैल्यूएशन करनी है तो नेट एसेट्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एबीसीडी क्या है? नेट एसेट्स की कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। बी नेट एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू, नेट एसेट्स की रिप्लेसमेंट वैल्यू। और डी पीबी रेशो के बुक वैल्यू पर शेयर इनटू जो भी सूटेबल पीबी बनती है। ये मैंने आपको ये सारी बातें फार्मूलों की शक्ल में लिख के दी हुई है। चैप्टर में दूसरा पेज होगा, चैप्टर का दूसरा पेज। ये चैप्टर के दूसरे पेज के टॉप पे छोटा सा टेबल बना के सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये एसेट बेस्ड मेथड्स बता दिए आपको। ये चैप्टर के दूसरे ही पेज पे लिखा हुआ है सब, वो मैंने ये आपको सवाल की शक्ल में करके दिखा दिया।
यार आसिम इमरान साहब है? अच्छा नहीं, सैटरडे को तो चले गए होंगे। जरूरी है तो कर लें। नहीं ठीक है। रीवैल्यूएशन, हाँ हाँ, ये वैल्यूएशन जो भी है ये एक्सपर्ट्स का ही अंदाजा ही है ना। हाँ, एस्टिमेट्स हैं सारे, और इसीलिए तो कोई एक कंक्रीट मेथड नहीं है, डिफरेंट मेथड एंड डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एसएफपी की जो वैल्यूज हैं ये तो अकाउंटिंग फिगर्स हैं। नहीं, ये अकाउंटिंग की फिगर्स हैं, डेप्रिसिएशन मेथड फलाना फलाना, ये तो अकाउंटिंग फिगर्स हैं। किसी बिजनेस की अगर वर्थ जाननी है ना तो उसकी अकाउंटिंग फिगर्स नहीं ली जाती, क्योंकि अगर वो बिजनेस, सिर्फ एक मिसाल ले रहा हूं, पीपीई के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है और दादाजी के जमाने की बिल्डिंग खरीदी हुई है, तो सही वर्थ थोड़ी आ रही होगी। फिर अकाउंटिंग मेथड कौन से रखे हुए हैं, डेप्रिसिएशन मेथड क्या रखा हुआ है, प्रॉफिट्स किस तरह के हैं, प्रोविजंस कितनी बनाई हुई हैं, तो बुक वैल्यू सही वर्थ नहीं होती है, वो तो अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट का रिजल्ट आया होता है। हाँ जी, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन डन। अच्छा जी, अब
अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन। वो जब मैं पी रेशियो की बात कर रहा था तो वो अभी बता देता हूं। मैं पहले कैश फ्लो सोच रहा था लेकिन ये छोटा, पहले मैं इसको करा देता हूं। अर्निंग बेस्ड अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन में ना सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पीई रेशियो मेथड। पीई रेशियो मेथड, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये भी जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं ये उन्होंने अपनी एक सब्जेक्टिव फिगर बतानी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि इनको कोई इल्हाम होगा, ये मार्केट के हालात देखते हुए फैसला करेंगे। यानी है ये एनालिस्ट, वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स और बिजनेस की वर्थ्स को समझते हैं। पीई रेशियो मेथड ये है, पी फॉर प्राइस, ई फॉर अर्निंग्स। अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट, पैट। पीई रेशियो का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी वैल्यूएशन एक्सपर्ट है वो अपनी तरफ से एक डिजिट, अच्छा अपनी तरफ से, फिर मैं अपनी तरफ से बोल गया, मार्केट के हालात को देखते हुए वो समझेगा कि अभी के हालात में इस बिजनेस की ये औकात बनती है, तो वो एक नंबर देगा और वो कहेगा जी ये नंबर है, आपके बिजनेस की ये वर्थ हमारे ख्याल में उसकी अर्निंग का इतने गुना होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे अगर वैल्यूएशन एक्सपर्ट ने कहा कि कंपनी ए शुड बी वैल्यूड एट अ पीई मल्टीपल ऑफ 8, ये एक एक्सपर्ट कह रहा है कि मेरे ख्याल में कंपनी ए के अंदर जो क्वालिटीज हैं इसकी मार्केट में वर्थ इसकी अर्निंग के 8 गुना होनी चाहिए। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कैसे निकालते हैं? पैट, बिल्कुल आसान सा, मतलब I33 की गहराई में नहीं कह रहा, सिंपल सा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर कंपनी ए पर शेयर 12 रुपए पैट कमा रही है, नेट प्रॉफिट, तो इस एक्सपर्ट का कहना है कि उसका शेयर मार्केट में 12 × 8 रुपए का बिकना चाहिए। ये पीई रेशियो मेथड है। इसमें वैल्यूएशन एक्सपर्ट एक नंबर बताएगा कंपनी की औकात हालात देखते हुए, और उस नंबर की एप्लीकेशन ये है कि हम किसी भी कंपनी की, मतलब इस कंपनी के पर शेयर वर्थ जानना चाह रहे हैं तो हमें उस कंपनी की ईपीएस को मल्टीप्लाई करना है इस सूटेबल पीई से। जो एक्सपर्ट कहेगा ना, आपकी कंपनी की जो हैसियत है, बस आप मेरी तरफ से यह समझ लें कि जितनी अर्निंग आप कमाते हैं उसके 8 गुना इतने का शेयर वर्थ होना चाहिए। तो हम वैल्यू निकालने के लिए ईपीएस को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर टोटल वैल्यू तक पहुंचना चाहिए तो पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ईपीएस की जगह पैट यूज कर लें, तो वो टोटल वैल्यू आ जाएगी। नहीं, एक्सपर्ट जो 8 कह रहा है, अगर कोई कंपनी इतनी अच्छी नहीं है तो एक्सपर्ट कहेगा बस इसकी औकात इतनी है कि इसका पी रेशियो 3 होनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो कहे कि पी रेशियो ऑफ 0.2, इतनी गिरी हुई कंपनी के जितना वो 1 साल में प्रॉफिट कमाती है उसके 20% के बराबर उसके शेयर की, इतनी गिरी हुई कंपनी, तो मतलब बुक वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा मैं, पहले पीबी रेशियो थी, प्राइस टू बुक वैल्यू। उसका मतलब था कि एक्सपर्ट कह रहा था कि जितने रुपए इसकी वैल्यू बुक वैल्यूज की बेस पे बनती है, सही वर्थ इतने टाइम्स होनी चाहिए, वो उससे कम भी हो सकती थी। ये तो ईपीएस है, 1 साल का प्रॉफिट।
तो ये जो नंबर है ये एक्सपर्ट बताएगा। अच्छा, कंपनी में जितनी ज्यादा अच्छाइयां होंगी ये नंबर उतना ही ज्यादा हो सकता है, और जितनी खामियां होंगी ये नंबर उतना ही कम होगा। जैसे अगर एक्सपर्ट कहे कि आपकी कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उसका नेचर देखते हुए अगर लिस्टेड कंपनीज होती तो उनकी पी रेशो 8 मुनासिब है, लेकिन कंपनी ए चूंकि लिस्टेड नहीं है, इसमें ये भी खामी, इसमें ये भी खामी, इसमें ये भी खामी है, तो इसलिए इसके लिए मुनासिब 8 नहीं है, 8 से कम है। तो एक्सपर्ट किसी कंपनी का ताल्लुक जिस इंडस्ट्री से, उसके लिए जो रेशो होनी चाहिए उस कंपनी की अच्छाइयां देखते हुए इससे हायर रेशो भी इस्तेमाल हो सकती है, उसकी खामियां देखते हुए इससे लोअर भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर एग्जामिनर ने आप पे ये डाल ही दिया है तो एग्जामिनर सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि वो इसको कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है। बहुत सब्जेक्टिव होगा इसका आंसर। ये अभी रिसेंट 1-2 सवालों के अंदर इस पे बात करूंगा मैं, उससे पहले ऐसा नहीं होता था, लिखा मैंने बहरहाल किताब के अंदर हुआ है कि जिस कंपनी की वैल्यू करना चाह रहे हैं एक्सपर्ट ने एक पी रेशो बता दी आइडियल। हो सकता है कि हमारी कंपनी स्पेसिफिकली कमतर हो तो उसके लिए एक कम रेशो यूज करना मुनासिब। अच्छा, कमियां क्या हो सकती हैं? लिस्टेड नहीं है, गियरिंग ज्यादा है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कम है, मैनेजमेंट की कंपिटेंस कम है। ये वो खामियां हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेम होते हुए भी इस कंपनी के लिए पी रेशो एवरेज से हल्की इस्तेमाल होनी चाहिए। आप चैप्टर में ये दूसरे पेज पे आइए, अर्निंग बेस्ड मेथड्स। अर्निंग बेस्ड मेथड्स के नीचे मैंने एक इंपॉर्टेंट डब्बा बना के लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लें, और 2.2.1 जो मैंने पीई रेशो मेथड में 5-6 लाइनें लिखी हैं ये भी पढ़ लें। हाँ, इस इंपॉर्टेंट डब्बे के अंदर मेरा मतलब यह है कि हम जिस कंपनी के लिए ये यूज करना चाह रहे हैं उस कंपनी का प्रॉफिट इस साल का लें या अगले साल का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लें, दोनों बातें ठीक हैं। एग्जिस्टिंग भी लिया जा सकता है और अगले साल का एक्सपेक्टेड भी ले सकते हैं। दूसरी बात, किसी बिजनेस की वर्थ उसके पास्ट को देख के होनी चाहिए कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को। एक बिजनेस बहुत कमाल चल रहा था लेकिन अभी अभी उसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका हुआ है, उसकी 4 ब्रांचेस बंद हो चुकी हुई हैं, तो उसकी वर्थ ज्यादा होगी, उनके पास बहुत अच्छा था, नहीं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो चूंकि वैल्यूएशन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को सामने रख के की जानी चाहिए। देखिए ना, आप इसकी मिसाल समझ लें कि खिलाड़ी है जिसकी बिडिंग होनी है जीपीएसएल आईपीएल के लिए, तो वो इसलिए महंगा बिकेगा क्योंकि उसका पास्ट बहुत अच्छा था और अब उसकी फॉर्म फारे है। करंट फॉर्म भी वो जो उम्मीद है कि अब ये प्रिवेल करेगी। अच्छा, पास्ट उसका बहुत जबरदस्त था क्योंकि उसके ऊपर अभी तक बैन नहीं लगा था। बैन लगने की वजह से उसको अपना बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, और ऐसे पास में बॉलर्स हैं कि उनको अपना एक्शन चेंज करना पड़ा। सईद अजमल, तो उसके बाद है मोहम्मद, उसके बाद वो बात नहीं रही, तो अब उनका एक्शन चेंज हो चुका हुआ है, तो अब उनकी एग्जिस्टिंग वर्थ के मुताबिक उनका रेट लगेगा, ये मुराद है। तो चूंकि हम किसी बिजनेस की वर्थ उसके प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से देखना चाहेंगे, तो अगर हम इस साल का प्रॉफिट ले रहे हैं और इस साल एक गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा आया है, तो ये रिकरिंग चीज है, तो उस नॉन रिकरिंग चीज को छोड़ देंगे। ये मतलब है इस इंपॉर्टेंट वाले डब्बे का।
हाँ जी, एबनॉर्मल वाली बात ओके ओके। ये जो मैं आपको बात कर रहा था कि अगर इस कंपनी में खामियां हैं तो जो इंडस्ट्री के लिए मुनासिब है उससे कम होनी चाहिए। कितनी कम? 6 कर लें, 5 कर लें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टूडेंट 6 कर रहा है कि 5 कर रहा है, इंपॉर्टेंट है कि वो 8 से 10 नहीं कर रहा, 6 कर रहा है। अर्निंग बेस्ड मेथड में इससे एक उलट मेथड है, वो कहलाता है अर्निंग यील्ड मेथड। ये मशहूर नहीं है लेकिन जबरदस्ती का सही बहरहाल एक मेथड है, अर्निंग यील्ड। इसी जैसा कॉन्सेप्ट है लेकिन उलट है। वैसे एक रेशो हुआ करती है अर्निंग यील्ड, जैसे पी ना एक रेशो है। अगर आपने बचपन में कहीं रेशोस पढ़ी है ना, तो पी रेशो एक रेशो होती है। पी रेशो का फार्मूला होता है प्राइस ओवर ईपीएस, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये चीज इसी से बनाई गई है कि शेयर की वर्थ होगी उसका ईपीएस इनटू पी रेशो। तो इस रेशो से ये फार्मूला बना हुआ है। इसी तरह एक रेशो होती है अर्निंग यील्ड और उसका फार्मूला होता है ईपीएस ओवर प्राइस परसेंटेज में। इससे ये मेथड बना हुआ है। अब अगर मैं प्राइस निकालना चाहूं तो ये फार्मूला रीअरेंज होकर क्या बन जाएगा? अर्निंग यील्ड इधर आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक्सपर्ट बताएगा कि कंपनी ए शुड बी वैल्यूड। एक्सपर्ट मुल्क के हालात देखते हुए, मार्केट के हालात देखते हुए, कंपनी ए की औकात देखते हुए कहेगा कि इसकी वर्थ होनी चाहिए एट एन अर्निंग यील्ड ऑफ 15%। यानी एक्सपर्ट जैसे यहां पर एक डिजिट बता रहा था ना कि कंपनी की वर्थ उसके ईपीएस का 8 गुना होनी चाहिए, तो यह भी एक मेथड है जिसमें एक्सपर्ट बताएगा कि कंपनी की वर्थ इतनी होनी चाहिए कि उसकी अर्निंग यील्ड 15% निकलती हो। तो इसका मतलब है इस फार्मूले में जब इसको पुट करेंगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगी उस कंपनी की ईपीएस डिवाइडेड बाय सूटेबल अर्निंग यील्ड। क्या चीज? जैसे हम जिस कंपनी की वर्थ जानना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट ने कहा कि भाई देखो जिस कंपनी की जो औकात है ना, मेरे राय के मुताबिक 15% अर्निंग यील्ड होनी चाहिए। अब इस फार्मूले में हम इस कंपनी का ईपीएस रखेंगे, लेट से वो 18 रुपए है, उसको डिवाइड करेंगे 15% से, क्या आंसर आएगा? तो इस एक्सपर्ट के मुताबिक हमारी कंपनी का शेयर इतनी वर्थ का होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इक्विटी वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं ना, तो अर्निंग यील्ड मेथड उससे उलट, मतलब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात एक ही है कि एक्सपर्ट एक नंबर बोलेगा कि इस नंबर को यूज कर लो, ईपीएस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करो,
तो कंपनी के शेयर की वर्थ निकल आएगी, क्योंकि ये इसी का उलट है ना, प्राइस ओवर ईपीएस, ईपीएस ओवर प्राइस। तो इसलिए दोनों मेथड्स दे शेयर की वर्थ ही रहे हैं। बुक में ये पी रेशो से नीचे जो अर्निंग यील्ड के लिए 4-5 लाइनें लिखी हैं वो भी पढ़ लें। और खास तौर पे अगले पेज पे मैंने ना केई और इसके बारे में भी कुछ बात लिखी हुई है। ये मैंने 1-2 सवालों को सामने रखते ये कंक्लूड किया था, तो ये भी पढ़ लें सारा। यानी अर्निंग यील्ड अगले पेज पे कैश फ्लो बेस्ड मेथड से ऊपर ऊपर तक सारा पढ़ लें। जी देखिए, अर्निंग यील्ड कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखें तो एक इन्वेस्टर बन के सोचते हैं, वो शेयर आज इतने का खरीदेगा और वो शेयर होल्डर बन जाएगा, और फिर अब वो मालिक बन के देख रहा होगा कि कंपनी हर साल इतना प्रॉफिट कमाया करती है। तो प्रॉफिट एक तरह का रिटर्न ही होता है ना। अगर आज कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदेगा तो अब वो कंपनी का मालिक है, और वो जब कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखा करेगा तो खुश हुआ करेगा कि इतना प्रॉफिट कमाया है, तो वो एज एन ओनर उसको रिटर्न ही लग रहा होगा ना। तो अर्निंग यील्ड एक रिटर्न जैसा कॉन्सेप्ट है, और केई भी तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही होता है। डेट कहां? रिक्वायर्ड रिटर्न में वो नहीं कह रहा जो हम प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग में रिक्वायर्ड रेट यूज करते हैं, मैं केई की बात कर रहा हूं। केई कैपम से जब केई निकालते हैं तो क्या आंसर होता है कि एक शेयर होल्डर की नजर से उसको कितना रिटर्न रिक्वायर करना चाहिए, तो केई उसी को ही कहते हैं ना। केई शेयर होल्डर एज एन इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, बिजनेस का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट्स नहीं है। किसकी मार्केट वर्थ? शेयर की। हाँ, डेट वाला क्या फैक्टर लेना है? केई में कैपम से निकालते हुए फॉर्मूला क्या होता? आरएफ प्लस बीटा। कौन सा बीटा? इक्विटी बीटा। उस इक्विटी बीटा में गियरिंग का फैक्ट इंक्लूडेड नहीं होता? होता है। जितनी ज्यादा गियर्ड होगी कंपनी, इक्विटी बीटा उतना ज्यादा होगा, कैपम का आंसर उतना ज्यादा आएगा, तो वो कवर्ड है। तो चूंकि अर्निंग यील्ड कॉन्सेप्चुअली एक रिटर्न ऑन इक्विटी जैसी चीज है, तो केई को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत दूर का लिंक बनता है। मतलब बहुत नॉर्मल बात नहीं है जो कह रहा हूं, लेकिन एक दूर का लिंक बन सकता है। अगर ये चीज आपका कॉन्सेप्ट खराब कर रही है तो इग्नोर करें।
जी पढ़ लिया। अच्छा अब ना मैं कैश फ्लो बेस कराता हूँ अगली क्लास में, और बल्कि एक छोटा सा काम कर लें, फिर मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ। ज़बानी बेशक। ये ना एक ज़बानी काम कर लें एक। ये मेरी बुक में ना जब क्वेश्चंस में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है शाहीन लिमिटेड के नाम से। अच्छा चैप्टर में ना आगे ही मैंने कहीं इसी अगले पेज पे या उससे अगले पेज पे अर्निंग यील्ड की तरह का एक मेथड डिविडेंड यील्ड भी लिखा होगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, अर्निंग यील्ड की जगह बस डिविडेंड यील्ड होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन 2 है कि मैंने किसी किताब से लिया था शाहीन लिमिटेड के नाम से। इस सवाल को पढ़ के इसका सोल्यूशन बस देख लें। 5 मेथड से वैल्यू सॉल्व की हुई है, पहले 4 देख लें बस, 5वां फिर मैं अगली क्लास में बताता हूं। सवाल को पढ़ें और उसका सोल्यूशन सिर्फ एक वैसी असाइनमेंट के तौर पे नॉलेज के लिए बस सोल्यूशन देख लें इसका। शाहीन लिमिटेड सवाल पढ़ लें और सोल्यूशन 5 मेथड से सॉल्व है, बस उनमें से पहले 4 मेथड्स देख लें बस।
ये इसका उलट है ना। पर्पस ये है यहां पर, इसको करने का मकसद क्या था कि एक्सपर्ट ने जिस एवरेज इंडस्ट्री के लिए नंबर बोला है, हमारी कंपनी चूंकि कमतर है तो हमारी कंपनी की वैल्यू कम होनी चाहिए। ये मल्टीप्लाई होना था इसलिए इसको कम करने की बात की है। यहां पर डिवाइड होना है इसलिए बढ़ाएंगे ताकि वैल्यू कम आए। बात है कि कमतर वैल्यू की कम होनी चाहिए, कमतर कंपनी की वैल्यू कम होनी चाहिए। हाँ जी, चारों मेथड देखिए, पी रेशो में कोई एतराज नहीं। पिछले साल का प्रॉफिट भी ले सकते हैं, अगले साल का भी ले सकते हैं। वो ग्रो करने की बात कर रहा है तो एवरेज भी कर सकते हैं। वैल्यूएशन में ना बहुत कुछ बड़ा सब्जेक्टिव होता है, इसलिए मैं आपको ना इसमें पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारी। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत वैरायटी ऑफ आंसर हो सकते हैं। उस वक्त स्टूडेंट को जो बेहतर लग रहा होगा और जिस तरीके से आंसर प्रेजेंट करेगा एग्जामिनर, इसमें बहुत ओपन है, इसमें बहुत रेंज ऑफ आंसर हो सकते हैं। इसीलिए ना पिछली कोई 3-4 अटेम्प्ट से एग्जामिनर ने इतना ओपन कर दिया कि रेंज ऑफ वैल्यूज बता दे, बस जैसे आपको ठीक लग रहा है कर दें। तो ये बहुत ओपन एंडेड टॉपिक है, इसमें घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस से इंशाल्लाह सीखेंगे बहुत। तो इसलिए ये जो पीई रेशो मेथड है, इसके सोल्यूशन में किसी को लग रहा है कि हमें कैसे पता लगता 5 साल का एवरेज करना था, ना करें, आप रिसेंट ले लें, बस 1 साल बढ़ा लें, कोई मसला नहीं है, सब आंसर ठीक है। और डिविडेंड यील्ड और बुक वैल्यू और कुछ नहीं पूछना। चलें ठीक है, लेक्चर 48 बस।